हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें एक वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा, दैट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और सबसे पहली बात अपन करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो, रिप्रोडक्शन ये जो वर्ड है, रिप्रोडक्शन ये जो वर्ड है, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं री प्लस प्रोडक्शन, री प्लस प्रोडक्शन। ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री। री यहां पे किसके लिए स्टैंड कर रहा है। री मतलब होता है अगेन, री मतलब होता है अगेन। ठीक है, जिसे रिपीटेशन, अगेन एंड अगेन। और प्रोडक्शन मतलब होता है टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब कि जब एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपने ही सिमिलर एक ऑफस्प्रिंग को, ठीक है, सिमिलर ऑफस्प्रिंग को, इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म अपने ही समान एक नई, बोल सकते हो, ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो री मतलब अगेन एंड अगेन, प्रोडक्शन मतलब हो गया टू प्रोड्यूस। तो जब एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपने ही सिमिलर एक ऑफस्प्रिंग को, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। नाउ अब आप सोच रहे होंगे ये ऑफस्प्रिंग मतलब क्या है। देखो, ऑफस्प्रिंग मतलब यहां पे होता है यंग वन, जो जन्म ले रहा है। ठीक है, यंग वंस, जो अपने यंग वंस होंगे, मतलब जो जन्म लेने वाला, जो नया न्यू बॉर्न बेबी होगा, उसको अपन बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। तो ये जो अपना प्रोसेस, उसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। नाउ अपन ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, जिसमें अपन ने बात करी थी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करी थी, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करी थी। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करी थी। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी रेगुलेट करती है सरवाइव करने के लिए। जिसमें हमने बात करी थी कौन कौन से टॉपिक्स की। हमने बात करी थी रेस्पिरेशन की, ठीक है। देन हमने बात करी थी डाइजेशन की, देन हमने बात करी थी सर्कुलेशन की, जिसको ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हो। फिर हमने बात करी थी एक्सक्रीशन की। ठीक है, तो ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेस है, जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो एक सवाल अब मैं आप यहां से पूछ रहा हूं कि क्या रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस में आता है। क्या रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेसेस का एक पार्ट है। तो जवाब होगा नहीं। क्यों है ऐसा। नो, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो उसके लिविंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, वो मर नहीं जाएगा। बात समझ रहे हो। खच्चर जानते हो, खच्चर क्या होता है, जो एक गधे और एक घोड़े, इन दो स्पीशीज का कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं खच्चर। तो खच्चर कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो क्या वो मर जाता है, नहीं, वो अपनी पूरी लाइफ जीता है। तो इसका मतलब यहां पे कि रिप्रोडक्शन जो है वो हमें लाइफ को मेंटेन करने में तो कोई हेल्प नहीं करता, है ना, लाइफ को मेंटेन करने में कोई हेल्प नहीं करता। तो रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है। और जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है ना। जब एक न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो अब सवाल यहां पे आता है कि जब ये लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट नहीं है तो हम रिप्रोड्यूस करते ही क्यों हैं, है ना, हम एक न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म क्यों देते हैं। उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है, अब यहां पे सवाल खड़ा हो गया कि व्हाई डू वी रिप्रोड्यूस। सबसे पहली बात, हम रिप्रोड्यूस करते हैं स्पीशीज के कॉन्टिन्यूएशन के लिए। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीशीज रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगी तो उस स्पीशीज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।
बात समझ रहे हो? वो स्पीशीज दिखाई देना ही बंद हो जाएगी। पहला तो हो गया स्पीशीज कंटिन्यू करने के लिए। दूसरा, जो ओल्ड वंस है, ठीक है, उनको रिप्लेस करने के लिए, जो पुराने जमाने के लोग हैं, ठीक है, जैसे मान लो आज से अगर 100 साल पहले की बात करें तो जो लोग थे वो आज नहीं है, उनको किसने रिप्लेस कर दिया? हमने रिप्लेस कर दिया। अब हमारी कोई लाइफ स्पैन है, मान लो 60 साल 70 साल जो भी है, और आज से 60-70 साल बाद में कुछ नए लोग यहाँ पे होंगे, वो हमें रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्रोडक्शन जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं? सबसे पहला स्पीशीज को सर्वाइव कराने के लिए, दूसरा जो ओल्ड वंस है उनको रिप्लेस करने के लिए, और तीसरा रिप्रोडक्शन करने से वेरिएशन क्रिएट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन का क्या मतलब है? वेरिएशन का मतलब यहां पे यह है कि टाइम के साथ जो न्यू ऑफस्प्रिंग आते हैं उनमें कुछ बदलाव हमें देखने को मिलता है, उनमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंस, कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, और इसी को अपन बोलते हैं वेरिएशंस। क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन वेरिएशन में भी हेल्प करता है। अभी इस वेरिएशन वर्ड पे हम आगे और बात करेंगे। तो हमने भी जितना ये समझा है यहाँ पे, चलो इसको थ्योरी में फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक फंडामेंटल फीचर है, ठीक है, सब ये करते हैं। इट इज बायोलॉजिकली प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू देम। तो हमने क्या बोला था? ये बोला था ना कि एक ऑर्गेनिज्म अपने ही समान ऑफस्प्रिंग मतलब न्यू यंग वन, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको जन्म देता है। अब ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं, वो भी क्या होते हैं? ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, वो भी ह्यूमंस होते हैं। अगर डॉग एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा तो वो भी क्या होगा? एक डॉग होगा, ठीक है। अगर मंकी एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा तो वो भी क्या होगा? एक मंकी होगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना या कहीं नोटिस किया है कि एक बिल्ली का बच्चा हुआ लेकिन वो बच्चा शेर का निकला? क्या ये बात कहीं पे फिट बैठ रही है? नहीं बैठ रही ना, पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमंस कभी भी मंकी के बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, और मंकी कभी भी ह्यूमंस के बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। इसी बात को हम ये बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपने ही समान एक न्यू वन को जन्म देता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। क्लियर है? तो जो ह्यूमंस है वो ह्यूमंस के बच्चे को जन्म देते हैं। अगर एक एलिफेंट है तो वो एक एलिफेंट को जन्म देगा, और अगर एक डॉग है तो वो डॉग को जन्म देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिमिलर प्रोडक्शन करना। बात समझ में आ गई यहां तक? आगे देखो, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? फिर हमने बोला कि रिप्रोडक्शन करते क्यों है भाई। पहली बात हमने बोली कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। दूसरा हम बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, तो जब इतनी एनर्जी लगी रही है तो फिर कर ही क्यों रहे हैं, है ना। तो हमने बोला हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें स्पीशीज को कंटिन्यू करना होता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एक पूरी की पूरी स्पीशीज गायब हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो एक ऐसे भविष्यवाणी हो जाए, भविष्यवाणी क्या हो जाए कि अगर आज के बाद आज जो भी डेट है, अगर आज के बाद किसी भी इंसान ने रिप्रोडक्शन किया या किसी जानवर ने रिप्रोडक्शन किया तो अगले दिन उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि ऐसी आकाशवाणी हो जाए तो आज के बाद सब रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे। तो मुझे बताओ कि कितने साल लगेंगे जब इस पूरी दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म बचेगा ही नहीं? कितने साल लगेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म बचेगा ही नहीं? कितने सालों में सब कुछ खत्म हो जाएगा? मतलब लिविंग नाम की तो चीज ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन बैन कर दिया ना भाई, आकाशवाणी हुई थी, भगवान ने मना कर दिया। तो कितने सालों बाद ऐसा होगा कि एक भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे बचेगा ही नहीं? तो आप सोच सकते हो, आप बोलोगे सर 100 साल 200 साल, ठीक है, लेकिन इसका एक अगर एक्चुअल आंसर निकाले तो खींच के लास्ट 70 ईयर्स, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम 70 ईयर्स से ज्यादा तो वैसे भी नहीं जीने वाले। और अगर न्यू बॉर्न अगर कोई है, मान लो कल ही पैदा हो रहा है, तो वैसे भी 70 ईयर्स से ज्यादा नहीं जिएगा, क्योंकि अभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे खराब हो चुके हैं कि उससे ज्यादा की एज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 70 ईयर्स के अंदर अंदर सारे ऑर्गेनिज्म खत्म। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जरूरी होता है स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए। अब चाहे इसमें कितनी भी एनर्जी लगती है भाई, लेकिन अगर हमें अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो रिप्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, है ना।
सो रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ, तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए तो जरूरी नहीं है ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। लेकिन न्यूट्रिशन तो बहुत जरूरी है भाई, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या तुम जिंदा रह सकते हो? अगर तुम वॉशरूम नहीं जाओगे तो क्या तुम जिंदा रह सकते हो? अगर तुम सांस नहीं लोगे तो क्या तुम जिंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। क्यों? क्योंकि वो लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। लेकिन अगर तुम ये डिसाइड करो कि मैं शादी नहीं करूंगा, बच्चे नहीं करूंगा, तो क्या तुम मर जाओगे? नहीं मरोगे ना भाई, तुम जिंदा रह सकते हो। तो बाकी अदर लाइफ प्रोसेसेस की तरह रिप्रोडक्शन एक बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है हमारी लाइफ का, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखना है। नाउ इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंड इन दिस प्रोसेस। तो अगर एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि वो अपने ही सिमिलर एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करे, तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव? तो अब यहां पे सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि भाई जब ये लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं है, तो एक ऑर्गेनिज्म क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करता है? तो इस बात का हमने जवाब दे दिया, क्योंकि हमें अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करना है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। नाउ रिप्रोडक्शन इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पीशीज। तो ये क्या करता है? कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज में हेल्प करता है। ठीक है। ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन द स्पीशीज विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मैनी सून गेट एक्सटिंक्ट। मतलब अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो कुछ समय के बाद में वो स्पीशीज क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। ठीक है। नाउ डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, ठीक है, एक न्यूबॉर्न बेबी को जन्म देता है, तो क्या वो न्यूबॉर्न बेबी सेम टू सेम उसके जैसा ही दिखता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है? तो इसका आंसर हां भी है और इसका आंसर ना भी है। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम कौन से रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? मतलब एक ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या वो एज इट इज ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा? नहीं। फिजिकली ऐसा हो सकता है कि जब एक इंसान का बच्चा जन्म ले तो उसके भी 2 हाथ 2 पैर, वही सर, सब कुछ फिजिकली स्ट्रक्चर वैसा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता ना, है ना। फिल्मों में तुम्हें दिखाया जाता है कि भाई एक हीरो है, ठीक है, तो अगर उसका बेटा हुआ तो वो उसकी शक्ल का हो गया, है ना। ये एकदम फिजूल है, इसका कोई सेंस नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। और अगर मान लो कोई हीरोइन है, उसकी बेटी पैदा हुई तो वो सेम टू सेम उसकी शक्ल की हो गई, हम शक्ल, तो उसका भी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और एक नया ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसमें वेरिएशन आएगा ही आएगा, एग्जैक्ट कॉपी बन ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है? अब बात समझो, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जो हमारे पास एक सेल होती है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये बात आपको पता होगी। सेल के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो जब एक सेल मान लो ये क्या है? ये पेरेंट सेल है। ठीक है, ये क्या है? ये पेरेंट सेल है। ठीक है, ये गैमीट पेरेंट सेल है, ऐसे ही बोल सकते हो इसको, ये गैमीट पेरेंट सेल है। तो जब एक सेल डिवाइड होता है, अब सेल के न्यूक्लियस में पता है क्या होता है? सेल के न्यूक्लियस में होता है डीएनए। सेल के न्यूक्लियस में होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है वो क्या करता है? ये डीएनए एक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन? जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हमारे सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जब ये एक्सप्रेस होता है तो ये कुछ प्रोटीन्स फॉर्म करता है। जब ये एक्सप्रेस होता है तो ये कुछ प्रोटीन्स फॉर्म करता है। ठीक है, ये कुछ प्रोटीन्स फॉर्म करता है और इसके अंदर क्या होती है? जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है।
जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनसे कौन से कैरेक्टर आगे ट्रांसफर होने वाले हैं, इसकी इंफॉर्मेशन ये अपने पास कैरी करता है। ठीक है, अब जब ये पेरेंटल सेल, जब ये गैमीट पेरेंटल सेल डिवाइड होता है इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो जब एक सेल डिवाइड होता है इन रिप्रोडक्शन तो इसके जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसकी जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें कुछ वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, जब ये एक सेल डिवाइड होता है तो अब यहां पे ये जो सेल डिवीजन हुआ है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर डॉटर सेल ही क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते हैं, लड़कों से कोई दुश्मनी है? अरे भाई डॉटर सेल इसलिए बोल देते हैं क्योंकि एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने का काम किसका होता है? फीमेल का होता है। तो अभी इस सेल ने दो नए क्या बनाए? ऑफस्प्रिंग बनाए। तो अब ये आगे जाके वापस से ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, तो ये किस में आ जाएंगे? ये मदर सेल में आ जाएंगे, फीमेल में आ जाएंगे ना, तो इसलिए हम इनको डॉटर सेल बोल देते हैं। ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे भाई, ठीक है, सन 1 से। तो ये हो गई अपनी डॉटर सेल। तो जब डॉटर सेल में डीएनए कॉपी होता है, जब डॉटर सेल में कॉपिंग ऑफ डीएनए होता है, कॉपिंग ऑफ, जस्ट अ मिनट यार, ये मक्खी क्या चाहती है। जब डॉटर सेल में कॉपिंग ऑफ डीएनए होता है तो इस टाइम पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, इस टाइम पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उन्हीं चेंजेस की वजह से हमें जो न्यू ऑफस्प्रिंग होता है उसमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तुम ये कभी भी नहीं देखोगे कि एक इंसान का बच्चा हुआ और वो बिल्कुल हूबहू या तो अपने पापा जैसा दिख रहा है या अपने मदर जैसा दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उसके अंदर काफी हद तक कुछ चीजें मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब डीएनए कॉपी होता है तो उस टाइम पे कुछ चेंजेस क्रिएट हो जाते हैं और उसी की वजह से वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तुम सोचो इंसान का बच्चा हुआ और बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा है, तो इस हिसाब से तो फिर कभी इंसान की डेथ ही नहीं होगी, क्योंकि अगर एक मरा है तो दूसरा उसकी शक्ल का तो पहले से है ना, तो वो मरा कैसे फिर? तो फिर कल को आके कोई भी अपना अधिकार जमा सकता है कि भाई ये चीज तो मेरी थी, ठीक है, और फिर तो लोग और ज्यादा लालची हो जाएंगे। तो यहाँ पे वेरिएशन क्रिएट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और हमारे नेचर में एक व्यवस्था ही ऐसी है कि जब एक न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा तो भाई उसमें वेरिएशन तो आएगा ही आएगा। तो जो तुम मूवीज में देखते हो कि भाई एक जो हीरो था उसका बच्चा हुआ और वो बिल्कुल उसी की शक्ल का है, बिल्कुल फिजूल है, ठीक है, कोई मतलब नहीं उस बात का, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब एक इसका एक अदर एस्पेक्ट और हमारे पास आता है। भाई तुमने मान लो एक आलू उगाया, आलू, ठीक है, पटेटो, तो जो नया आलू उगेगा वो बिल्कुल आलू जैसा ही तो होगा। क्या उसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा? नहीं। तो वहां पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, उसके पीछे भी एक रीजन है, तो उस रीजन की भी हम बात करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो सकते। नाउ ध्यान देंगे, देखो, जब वेरिएशन क्रिएट होता है, जब वेरिएशन क्रिएट होता है, ठीक है, जब वेरिएशन क्रिएट होता है तो उससे क्या हेल्प मिलती है? सबसे पहला, जब वेरिएशन क्रिएट होता है तो सबसे पहली चीज तो सर्वाइवल में हेल्प मिलती है, सर्वाइवल में हेल्प मिलती है। और दूसरी बात इवोल्यूशन क्रिएट होता है। नाउ इन दोनों का क्या मतलब है? देखो, मैंने बोला जब वेरिएशंस क्रिएट होते हैं तो उसकी वजह से सर्वाइवल में हेल्प मिलती है प्लस इवोल्यूशन क्रिएट होता है। देखो, अभी अपने एक बहुत ही बड़ा पेंडेमिक आज बोलते हैं कोरोना वायरस, ठीक है, तो एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कोरोना वायरस हमारे टाइम के जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था, ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, लेकिन जो लोग बच गए, अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी ह्यूमन स्पीशीज ही खत्म हो गई कोरोना वायरस की वजह से, ऐसा नहीं है, हम बच गए। अब हम बच गए तो हमारी बॉडी ने क्या करा, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया कोरोना वायरस के लिए। क्या क्रिएट कर लिया? रेजिस्टेंस, कि मतलब हमारी बॉडी में अगर कोरोना वायरस जाता है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे जो न्यू बॉर्न्स होंगे, मतलब हमारे जो बच्चे होंगे,
उनके टाइम में अगर कभी कोरोना वायरस आएगा तो उनको कुछ नहीं होगा। ऐसा पता है क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उनमें वेरिएशंस क्रिएट हो गए कि हमारी बॉडी में जो रेजिस्टेंस था वो उनकी बॉडी में सप्लाई हो गया। ठीक है, तो अब उनको कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं होगा। बात समझ रहे हो? अब पहले के टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा मॉस्किटोज, मच्छर बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको किल करने के लिए क्या करा? डीडीटी का छिड़काव करती थी। ठीक है, आपने देखा होगा गली गली में डीडीटी का छिड़काव किया जाता था ताकि मच्छर मर जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जब डीडीटी का छिड़काव हुआ तो दुनिया के सारे मच्छर ही मर गए, ऐसा नहीं है, मच्छर बच गए। तो जो मॉस्किटोज बचे थे उन्होंने उस डीडीटी के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, और अब उनके बाद जो मच्छर पैदा हुए हैं उनको डीडीटी का कोई डर ही नहीं है, वो मरते ही नहीं है डीडीटी से, तुम कितना ही छिड़क लो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनकी बॉडी में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। तो वो जो वेरिएशन आया है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ वो क्या? एक वेरिएशन है। तो उनके जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएंगे, जो न्यू मॉस्किटो आएंगे, उनको डीडीटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि जो वेरिएशन है वो सर्वाइवल में हेल्प करता है। ठीक है, वो सर्वाइवल में हेल्प करता है। और जब ये वेरिएशंस बहुत लंबे टाइम तक क्लब होते हैं, मतलब एक साथ ज्वाइन होते हैं, तो एक इवोल्यूशन हो जाता है। जैसे ऐसा बोला जाता है कि हम जो ह्यूमन स्पीशीज है ये किससे मिलके बने? ये बंदरों से मिलके बने। ठीक है, तो हम जो बंदरों की एक प्रजाति है और आज इतना इवॉल्व हो चुके हैं, ये कैसे आया? ये वेरिएशन से ही तो आया है। हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ठीक है, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। तो ये दो चीजों में हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, अब हम बोल रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसके दो मोड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनमें क्या फर्क है? देखो, पहली बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट से होता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट से होता है, मतलब मोनो पेरेंट। इसमें एक ओनली एंड ओनली एक ऑर्गेनिज्म काफी होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए। ठीक है, इसमें सिंगल पेरेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंट, बाई मतलब होता है टू। ठीक है, सो दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें एक आ जाते हैं फादर और एक आ जाता है मदर। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल, ये दोनों मिलकर ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, अभी याद करो मैंने यहां पे कुछ बताया था हमें, गैमीट ये जो वर्ड बोला था मैंने। ठीक है, सो यहां पे असेक्सुअल में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, नो गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स फॉर्म होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन जो कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर मदर से जाएंगे, कुछ फादर से जाएंगे। ठीक है, सो वो जो गैमीट फॉर्मेशन होता है, अब दो टाइप के गैमीट होते हैं, एक मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट। ठीक है, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। मेल गैमीट जो होता है वो होता है स्पर्म। ठीक है, मेल गैमीट होता है स्पर्म, और फीमेल गैमीट जो होता है वो होता है एग या फिर ओवा, आप इसको बोल सकते हो। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे सिंगल पेरेंट है वहां पे कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां पे दो पेरेंट है वहां से दो गैमेट जाते हैं, जिसमें एक स्पर्म होता है, एक एग होता है। ठीक है, अब जहां पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता वहां पे जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होता। नो जाइगोट फॉर्मेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन, तो यहां पे जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। लेकिन इधर क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन हुआ है, तो जब वो एग फ्यूज होगा, जब वो एग स्पर्म से अटैच होकर फ्यूज होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। और क्योंकि यहां पे जाइगोट फॉर्मेशन नहीं है, सो यहां पे नो वेरिएशंस, नो वेरिएशंस, यहां पे कोई वेरिएशंस भी नहीं होंगे। क्योंकि बात समझो ना, यहां पे सिंगल पेरेंट है भाई, सिंगल पेरेंट है। मान लो एक पैन है और इस पैन ने, अब ऐसे मत बोलना सर क्या मजाक कर रहे हो, बस एक बात समझ रहे हो। मान लो इस पैन ने एक नए पैन को जन्म दिया, तो वो पैन हूबहू इसके जैसा ही तो होगा, उसमें वेरिएशन कहां से आ जाएंगे? क्योंकि सारे कैरेक्टर तो इसी के गए हैं ना। बात समझ रहे हो? लेकिन मान लो अब एक पेंसिल और एक पैन है,
और उन दोनों ने मिलके एक नया पेन या पेंसिल कुछ बनाया, तो उस पेन या पेंसिल में पेंसिल की क्वालिटीज भी होगी और पेन की क्वालिटीज भी होगी। बात समझ रहे हो? तो जहां पे दो पेरेंट है भाई वहां तो वेरिएशन आएगा ही आएगा, ठीक है। सो यहां पे वेरिएशंस होते ही होते हैं। सो ये डिफरेंस होता है इनके अंदर, ठीक है। अब आ जाओ इसकी थ्योरी को रिव्यू कर लेते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला होता है असेक्सुअल जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एंड देन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मोड्स हैं, जो अपने टाइप्स पढ़े हैं, ये बॉडी डिजाइन पर डिपेंड करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अब यहां पे देखो, अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। असेक्सुअल बोल रहे हैं तो असेक्सुअल में अ मतलब एक, आ मतलब एक, आ मतलब एक, तो अ मतलब एक इंडिविजुअल एक नए इंडिविजुअल को क्या देगा? जन्म देगा। तो यहां पे एक सिंगल पेरेंट होगा। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, भाई यहां पे कोई गैमेट्स नहीं बनेंगे, ये बात मैंने अभी भी आपको बताई है। जहां पे सिंगल पेरेंट होगा वहां पे नो गैमेट फॉर्मेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन, नो वेरिएशन, ठीक है। सो न्यू इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल, मतलब जो एक नया न्यूबॉर्न होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा पेरेंट्स के, ठीक है। भाई तुमने एक आलू लिया और आलू उगाया, तो जो नया आलू होगा तो क्या वो काले कलर का हो जाएगा है? या लाल हो जाएगा या बैंगनी हो जाएगा? भाई आलू तुमने उगाया तो आलू जैसा ही होगा, उसमें कोई नया वेरिएशन नहीं आ सकता क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। तुमने मान लो भिंडी यूज करी और भिंडी उगाई, तो भिंडी भिंडी जैसी होगी, आलू जैसी तो होगी नहीं। तो जहां पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है वहां पे चीजें कैसी होती है? जो न्यू बॉर्न होता है वो आइडेंटिकल होता है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है। नाउ इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है अगर हमें रैपिड मल्टीप्लीकेशन करना है न्यू ऑफस्प्रिंग्स का। देन आती है बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बोला कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो जहां पे मेल फीमेल आ गया वहां गैमेट्स भी जाएंगे, गैमेट्स जाएंगे तो नए कैरेक्टर भी जाएंगे, और कौन सा कैरेक्टर आगे जाएगा वो डिपेंड करता है जीन्स पे, ठीक है। तो यहां पे तो वेरिएशंस भी होंगे। टू इंडिविजुअल्स, तो यहां दो पेरेंट्स होंगे, दैट इज वन मेल और वन फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। और जो मेल है वो क्या? वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करती है, या इसको ओवा बोलते हो तुम। गैमेट्स आर फॉर्म, यही अपने गैमेट्स है। न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकली टू पेरेंट्स। अब ये बहुत अच्छी बात यहां बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां मेल फीमेल पार्ट लेते हैं और एक नए बच्चे को जन्म देते हैं, वहां पे वो सिमिलर होता है। सिमिलर, बात समझो, सिमिलर मतलब होता है कि उसका शेप एक जैसा होगा, है ना, लेकिन साइज या बोल सकते हो बिल्कुल चीजें एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकती। भाई अगर एक मेल और एक फीमेल रिप्रोडक्शन करते हैं तो जो उनका बच्चा होगा उसके भी दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, सब कुछ सेम टू सेम होगा, बॉडी स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन फिर भी वो जब बड़ा होगा तो उसका फेस बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है, मदर और फादर से। तो यही हम बोल रहे हैं कि वहां पे सिमिलरिटी तो होगी लेकिन एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट नहीं हो सकती, ठीक है। नाउ इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशंस इन स्पीशीज, और ये किसके लिए यूजफुल है? अगर हमें वेरिएशंस क्रिएट करने हैं इन स्पीशीज। जैसे मैंने अभी भी एक एग्जांपल दिया था, म्यूल मतलब खच्चर। खच्चर जो होता है वो एक गधे और एक घोड़े, ठीक है, इन दो स्पीशीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो हमने एक वेरिएशन क्रिएट कर दिया ना यहाँ पे, उसमें हमने क्या किया? हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया और एक नया वेरिएशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हमने डिफरेंस समझा कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आज हमने बेसिक बात करी कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या वो लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है, क्यों करते हैं, ठीक है, टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें आज हमने करी थी। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।